and today I am going to start the third part of the income from salary. So let's start with it. So I have come with the question today, and it is of basic salary only. So let's start it. Sri Ramesh is an employee of Raj government. He is provided rupees 16,460 as initial pay. Rupees 8,000 is grade pay in the pay scale of rupees 15,600, 37,000 on 1st July 2012. According to government rules, annual increment will be equal to 3% of salary and grade pay, which will be rounded off to next multiple of rupees 10. Compute the basic salary of Mr. Ramesh for assessment year 2020-21. So इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, बेसिक सैलरी निकालना है और हमें इनिशियल पे दिया हुआ है, पे स्केल 3000 1 जुलाई 2012 के दिन दिया हुआ है. इट मीन्स इन्होंने तभी ज्वाइन किया होगा, तो उनका इनिशियल पे कितना है 16,460 और हर साल जो है कितना इंक्रीमेंट मिलेगा 3% ऑफ सैलरी, यानी जो सैलरी होगी उनकी उसका 3% जो है मिलेगा. और जब हम जो एनुअल इंक्रीमेंट निकालेंगे 3% निकालेंगे किसी भी सैलरी का, तो वो हमें हो सकता है कि पॉइंट में मिले, तो उसे हम क्या कर सकते हैं रुपीज़ 10 राउंड ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट 10 तक. फाइन, जैसे मेरा आ गया 643, तो क्या कर सकते 643.6 आ गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसको 650 कर सकती हूँ. और मैं ये भी आ जाएगा 643.6 आ गया तो 650 कर सकती हूँ. फाइन, यही करना है. फाइन, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ आपको. वर्किंग नोट. अब जो क्वेश्चन जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, अब उसका ये वर्किंग नोट बता रही हूँ आपको कि आप बेसिक पे कैसे निकालेंगे. बहुत लंबा था इसलिए मैंने पहले जो है इसको लिख दिया है आपके लिए. अब मैं आपको ये डिस्क्राइब कर देती हूँ पूरा. ठीक है, तो बेसिक पे सबसे पहले हमें इनिशियल पे दिया हुआ था 16,460 प्लस हमें क्या दिया हुआ था पे स्केल 8,000. किसका 1 जुलाई 2012 का. तो 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2013 का जो है हमें टोटल कितना मिल गया बेसिक पे 24,460. एंड देन उसमें हमने ऐड किया एनुअल इंक्रीमेंट. ओके, एनुअल इंक्रीमेंट हमें दिया हुआ था 3% ऑफ सैलरी, तो मैंने 3% निकाला सैलरी का, तो ये फिर 733.8 आया, तो मैंने इसके राउंड ऑफ करके 740, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेक्स्ट जो है 10, तो 740 हो गया. ओके, फिर बेसिक पे निकल गया मेरा 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2014 25,200. अब इसका मैं फिर एनुअल इंक्रीमेंट निकालूंगी 2014 का, तो 756. फिर मैंने इसको राउंड ऑफ किया नेक्स्ट 10, या 756 के बाद 10 क्या आएगा 60, तो ये हो गया. तो ये मैंने इसको ऐड किया 25,960 आ गया. फिर एनुअल इंक्रीमेंट दिया हुआ था कब निकालना है मुझे 3% किसका सैलरी का, निकाला 780, ये आया था 778.6, मैंने इसको 780 लिखा. ओके, फिर बेसिक पे कितना हो गया 17,2015 से 36,2016 26,740. फिर उसमें एनुअल इंक्रीमेंट 17 1 जुलाई 2016 3% ऑफ 26,740 810 802 था, नेक्स्ट किया तो 810. बेसिक पे फ्रॉम 1 जुलाई 2016 टू 30 जून 2017 ये आया 27,550. फिर इसका एनुअल इंक्रीमेंट 3% ऑफ सैलरी, तो 830. ओके, फिर उसके बाद बेसिक पे 17,2000 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 28,380 आया. उसका फिर मैंने
एनुअल इंक्रीमेंट निकाला तो कितना आया 851.6 एंड बेसिक पे फिर इसका 2018 का कितना आ गया मेरा, कितना आ गया 29240 आ गया। फिर मैंने क्या निकाला एनुअल इंक्रीमेंट, तो फिर कितना आ गया मेरा 880। फिर बेसिक पे फ्रॉम 1/7/2019 से 30 जून 2020, तो ये क्या आ गया मेरा 30,120। अब आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। अब हम करते हैं कंप्यूटेशन। ओके, सो हमने देखा कि जो मिस्टर रमेश है वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्च से फेब। तो ये इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जो है लिख दिया यहाँ पे कि इससे ही हमें कंप्यूटेशन करना है, बेसिक सेल पे जो था उसका। तो अब हम क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर रमेश फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ओके, सो तो उसका बेसिक पे फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 क्या था, वही निकालना पड़ेगा हमें। तो मार्च, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मिस्टर रमेश, तो मार्च 2019 से जून 2020 कितना हो जाएगा 29240 इंटू कितने मंथ्स हो गए, मार्च से जून 4 मंथ्स कर लेती हूँ, इंटू 4 मंथ्स कितना हो जाएगा 116,960। ओके, और अब जून 2020 से फेब 2019, this is 2019, I'm really sorry, this is 2019। ओके, फिर जून 2019 से फेब 2020 तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, 8 मंथ्स। एंड तो इसका मैंने क्या निकाला 2019-20 का 30120 इंटू 8 कितने हो जाएगा 30120 मल्टीप्लाई 8, 30120 इंटू 8 आ जाएगा 240,960। अब इसे मैं ऐड कर देती हूँ दोनों को, 116,960 कितना आ जाएगा 357,920। ये मेरा आ गया क्या, बेसिक पे फॉर प्रीवियस ईयर 2019। तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी मिस्टर रमेश की, असेसमेंट ईयर 2020-21 की। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कुछ थ्योरी क्वेश्चंस के ओर। ओके, एग्जाम में बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, वन जो है लाइन में पूछ लेते हैं किसी की भी डेफिनेशन, तो
तो चलिए कुछ टर्म्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और कुछ टर्म्स जो हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ में लेंगे हम। ओके, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ डियरनेस पे की। आपका ज़रूर डाउट होगा ये कि डियरनेस पे क्या होता है। डियरनेस पे क्या होता है कि जब भी कोई भी इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में, तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ उस टाइम पर क्या बोलेंगे अपने जो भी एम्प्लॉयर होगा उसे कि हमारी सैलरी इंक्रीज करिए, क्योंकि उनकी जो लिविंग होगी उसमें एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो जो इन्फ्लेशन की वजह से जो इंक्रीमेंट होता है या फिर जो भी एक्स्ट्रा पे किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डियरनेस पे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस आपको पता ही है, जैसे कि किसी भी कंपनी में और किसी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी दिए जाते हैं, सैलरी के साथ दिए जाते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल हुआ या कोई स्पेशल ओकेजन हुआ तो जो भी एक्स्ट्रा पे दिया जाता है उस टाइम पर उसको क्या बोलते हैं हम, बोनस। नेक्स्ट आता है कमीशन। कमीशन बेसिकली जो है मार्केटिंग फील्ड में दिया जाता है। जैसे भी कोई भी मार्केटिंग एजेंट है, उसने जो है ज़्यादा सेल की तो उस पर सेट होता है कि 5% है, 10% है, तो जो सैलरी के साथ जो ऐड करके दिया जाता है उसे कमीशन बोलते हैं। और एक बात कि अगर जो है कमीशन एम्प्लॉयर दे रहा है तब ही वो जो है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगा, तभी क्या आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगा। अदरवाइज वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा वो, या वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, तो अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तभी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, अदरवाइज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। और अब नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ और टर्म्स पर जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर पर ही बेस था, कि क्वेश्चन था इनकम अर्न बाय एक्सेसी is taxable. So income earned by XSE in previous year is taxable in assessment year. Okay. Tell rules of exemption of it. ओके, ये क्वेश्चन था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर की जो है जो भी इनकम होती है वो उसका टैक्स कब कंप्यूट किया जाता है, असेसमेंट ईयर में। जैसे कि असेसमेंट ईयर क्या है 2020-21 और प्रीवियस ईयर क्या है 1920। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यानी मतलब क्या एग्जेम्पशंस हैं उसके और क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाला जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ओके, तो अभी जो एनआरआई होता है और वो अगर किसी शिपिंग बिजनेस में है, ठीक है, तो उसे जो है 7.5% जो है वो जो भी इनकम अर्न करेगा उसका जो है क्या करना पड़ेगा, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये है एक तो। एंड नेक्स्ट है कि अगर कोई भी पर्सन है और वो अगर फॉरेन शिफ्ट हो रहा है, अब वो इंडिया में नहीं रहेगा, ओके, तो देन उसे करंट ईयर में ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, और अगर कोई
जो है बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है, अगर वो बिजनेस को बंद कर रहा है तो देन उसे करंट ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कुछ इसके एग्जेम्पशन है। और एक और होता है वैसे कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र करना है प्रॉपर्टी तो उस केस में जो है टैक्स अवॉइड होता है। ये कुछ एग्जेम्पशंस के रूल्स हैं इसके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होता है कि एक क्वेश्चन आ गया था, डिफाइन एक्सेसी टू डिफॉल्ट। अब ये क्या होता है? सपोज कोई भी पर्सन है और वो हर साल टैक्स पे करता है, बट एक बार उसने क्या किया, टैक्स नहीं पे किया। ओके, और टैक्स पे करना क्या है, उसका स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन है। ये क्या है, लीगली उसे क्या है, लीगली डिसाइड किया गया है कि आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं पे करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेसी बाय डिफॉल्ट। ओके, सो दैट इज व्हाट। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब आज का, फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस। ओके, अब फुली टैक्स फ्री अलाउंसेस कौन से होते हैं? फर्स्ट जैसे कि बात कर लेती हूँ मैं ट्रैवलिंग अलाउंस की। ट्रैवलिंग अलाउंस में क्या आएगा कि जैसे कि किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है तो देन उसका जो भी अलाउंस होगा वो क्या करेगा, उसका एम्प्लॉयर पे करेगा। ये फुली टैक्सेबल है, उसे उस पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और अगर उसका कोई ट्रांसफ़र अगर उसका अलाउंस तो देना ही है, और अगर उसका कोई सामान है उसको भी लेकर जाना है, किसी ट्रक या किसी के थ्रू वो जो है उसको भी ले जा रहा है सामान को, तो वो भी किस में आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस में आएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपना फॉरेन अलाउंस। अब फॉरेन अलाउंस क्या होता है? फॉरेन अलाउंस का में आता है कि जैसे कि किसी भी पर्सन ने फॉरेन में कोई सर्विस जो है रेंडर की है तो उस पर जो है उसे अलाउंस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। बट ये जो अलाउंस है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलता है, यानी मतलब उनके लिए ही एग्जेम्प्ट है। अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें पे करना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट आता है इसमें कन्वीनियंस अलाउंस। इसमें क्या होगा, जैसे कि वो एम्प्लॉय जो है रोज ऑफिस आ रहा है अपने रेसिडेंस से, तो जो भी पेट्रोल और डीजल का जैसे भी आ रहा है, या फिर उसे कोई कार प्रोवाइड की गई या टैक्सी प्रोवाइड करी गई, जो भी उसका अलाउंस होगा वो एम्प्लॉयर पे करेगा। फोर्थ हो सकता है इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस आ जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं या अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक ड्रेस कोड होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अगर ड्यूटी पर आ रहे हैं ऑफिस में तो उन्हें एक जो ड्रेस या यूनिफॉर्म जो कोड दिया हुआ है वही उनको पहन के आना होता है। तो उसका जो अलाउंस होता है वो भी क्या होता है, फुली टैक्स फ्री अलाउंस होता है। ओके, चलिए तो अब दूसरे अलाउंसेस और हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि पार्शली क्या होते हैं। ये था फुली, और वो क्या होंगे, पार्शली टैक्स फ्री अलाउंस। ओके, तो उसमें मैं अब डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट आता है हाउस रेंट फ्री अलाउंस। अब इसमें क्या होता है कि
अगर कोई पर्सन जो है मेट्रो सिटी में रह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा किसका, सैलरी का। ओके, तो मेट्रो सिटीज आपको पता हो कौन कौन सी आती है। मेट्रो सिटीज होती है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई। दिस आर द मेट्रो सिटीज, तो 50% देना पड़ेगा। एंड अदरवाइज कितना होगा, 40% ऑफ सैलरी। अदरवाइज कितना हो जाएगा, 40% ऑफ सैलरी। ओके, और क्या करना पड़ेगा, रेंट जो भी पे कर रहा है वो, रेंट जितना भी पे कर रहा है वो माइनस 10% ऑफ सैलरी। दिस विल बी द कैलकुलेशन ऑफ द हाउस रेंट फ्री अलोवेंस। तो बताती हूँ मैं आपको कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि हमें दे दिया कि कंप्यूटेशन करिए, फॉर्मेट ये होगा कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलोवेंस। ओके, एग्जाम फ्रॉम टैक्स आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, फिर जो भी असेसमेंट ईयर दिया होगा 2020-21 है जैसे, ठीक है। फिर जो भी पर्सन है उसका नाम भी लिखना पड़ेगा आपको। देन अब आप क्या करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। फिर आपको लिखना है हाउस रेंट अलोवेंस रिसीव्ड। ओके, हाउस रेंट अलोवेंस जो भी आपको रिसीव हुआ है वो आ जाएगा। देन अगर 40% है तो 40% और 50% है तो 50% ऑफ सैलरी। ओके, और फिर रेंट पेड, ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, लेस 10% ऑफ सैलरी। और फिर आपका क्या आ जाएगा, हाउस रेंट अलोवेंस जो है वो कंप्यूट हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम हाउस रेंट अलोवेंस। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलोवेंस के अलावा कुछ अलोवेंसेस होते हैं जो कि पर्सनल एक्सपेंस होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के। तो पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के जो कि क्या माने गए हैं, अलोवेंस माने गए हैं। जैसे कि हो गए चिल्ड्रन की एजुकेशन का जो भी एक्सपेंस होगा वो पार्शली टैक्स फ्री है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 2 चिल्ड्रन होते हैं किसी एम्प्लॉय के तो फिर उसे 100 जो है पर मंथ देना पड़ेगा। और अगर 3 चिल्ड्रन होते हैं तो क्या, सॉरी हाँ 3 चिल्ड्रन होते हैं अगर, तो जो 2 चिल्ड्रन जो होंगे उसकी क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, और 1 चिल्ड्रन की उसे पे करनी पड़ेगी। लेट्स एग्जाम्पल कि 2 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है, तो फिर 2 चिल्ड्रन की अगर पे करनी है तो 100 इंटू 2 इंटू 12 तो कितनी हो जाएगी, 2400। और अगर इसके बाद अगर कोई भी उसका एक और बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको जो है उस पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है और कि हॉस्टल का, चिल्ड्रन की जो है हॉस्टल का क्या होगा, तो हॉस्टल में जो है 300 पर मंथ सेम है। 2 चिल्ड्रन है और अगर 2 से ज़्यादा है तो जो भी एक होगा या 2 और होते हैं तो उस पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो इसमें क्या करूँगी, इंटू 12, 24 इंटू 3, 12 है 7200 मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। किसको, एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा। मतलब एम्प्लॉयर सिर्फ इतने ही पे करेगा, मतलब इतने का अलाउंस ही क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज एम्प्लॉय को इसके एक्सेस है तो वो पे करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा।
और क्या आता है इसके अंडर, जो आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी एम्प्लॉयर फिक्स करेगा उतना पे करना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, अगर रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 दे। ये वैसे गवर्नमेंट के लिए होता है और प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी फिक्स करती है इसको। वैसे तो बेसिकली हम 1 लाख देते हैं पूरे साल के, जो बच्चों की एजुकेशन होती है उसकी जो फीस होती है वो 1 लाख होती है। तो अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने हिसाब से कोई सेट भी कर सकती है और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो एम्प्लॉयर दे। ओके, तो वो उस केस जो भी आपको जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, फिर है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये जो है क्या करेगा, एम्प्लॉयर फिक्स करेगा अपने हिसाब से। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बाद, सॉरी, इसमें आप एक और बात याद रखिए कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है या हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए कितना होगा, 30 to 100 पर मंथ जो है क्या है, एग्जेम्पशन। ये 30 to 100 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर मंथ एग्जेम्प्ट। 30 to 100 पर मंथ क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो आज यहाँ तक ही था। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।